India Company. Good evening, everyone. Ravi, Jagdish, Sanjay, Madhu, वर्ल्ड और यहाँ से ये गए होंगे। हेलो मेरड में राजश्री, पूनम, करशन, गार्गी, पूजा। डच अभियान 1595 ईस्वी में कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में सुमात्रा पहुंचा। फिफ्टीन 96 में सुमात्रा या बैंटम, ये है बैंटम और ये है सुमात्रा। डचों का मूल उद्देश्य था मसाले की प्राप्ति। हेलो नेहा, सोनिया, अवनीश, विजेंद्र। 1602 ईस्वी में डच संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना। इसकी स्थापना में चलो अनीता, संध्या 1602 ईस्वी में, यानी अंग्रेजों के आने के 2 साल बाद। जकार्ता का पुराना नाम है बाटेविया। डच संसद ने कंपनी को 21 साल के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध करने, संधि करने, जमीन प्राप्त करने, दुर्ग बनाने, इन सब का अधिकार दे दिया। 65 लाख गिल्डर इनकी पूंजी है और कंपनी का संचालन डचों की एक बोर्ड करती थी। इन्होंने भारतीय व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन भारत से ज्यादा इनको मसाला द्वीप पर निर्भरता थी। पुर्तगालियों और डचों पर संघर्ष हुआ इन दोनों के बीच और 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। 1619 ईस्वी में जकार्ता में इन्होंने बैटेविया नाम का एक नगर बसाया। यह है इंडोनेशिया के पास जकार्ता, यहां पर इन्होंने बसाया बैटेविया। हेलो कविता, खुशबू। 1619 ईस्वी में। अब 1641 ईस्वी तक इन्होंने मलक्का स्ट्रेट पर भी कब्जा कर लिया। ये जो रास्ता है ये मलक्का स्ट्रेट, कल मैंने बताया था कि यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। 1658 ईस्वी तक आते आते इन्होंने श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। श्रीलंका में जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी उनको हटा दिया। और भारत में कई जगह इन्होंने मसूलीपट्टनम, पुलीकट, सूरत, पिमलीपट्टनम, कराईकल, बड़ानगर, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, इन सब जगहों पे व्यापारिक बस्तियां बनाई। जैसे ये है मसूलीपट्टनम, मैप में दिख रहा होगा आपको। ये पुलीकट, जो ये डबल लाइन है ना, इक्वल टू का साइन जो बना हुआ है, ये डच फैक्ट्रियों का साइन है। नागापट्टनम, यहाँ पुर्तगाली डच दोनों बस्तियां थी। और कोचीन, और कहाँ डच बस्ती आपको दिख रही है?
चिंसुआ। अब ये अंग्रेज बस्तियां हैं, ये जो प्लस साइन है ये अंग्रेज बस्तियां हैं। सूरत, बॉम्बे, कनानौर, माहे, कालीकट ये पुर्तगाली बस्तियां हैं। इयनम में फ्रांसीसी बस्ती है। पौंडीचेरी फ्रांसीसी है। काइकल पुर्तगाली है। विशाखापट्टनम इंग्लिश है। कलकत्ता इंग्लिश है। श्रीरामपुर डेनमार्की है। चंदनगर अगेन फ्रांसीसी है। हुगली में पुर्तगाली है। बाद में अंग्रेज आ गए। तो ये मानचित्र है कि विदेशियों ने भारत में इन सारे जगहों पर अपनी बस्तियां बसाई थी। ठीक है, राम राम। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में डचों ने पिपली नाम की जगह पे स्थापित की और कुछ दिन बाद ही पिपली से चले गए बालासोर। चिंसुरा में भी फैक्ट्री स्थापित की इन्होंने 1653 ईस्वी में, और फिर इनका बंगाल में ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिंसुरा में इन्होंने एक किला बना लिया, उस किला का नाम था गुस्तावस, गुस्तावस का किला। फिर तो कासिम बाजार, पटना में तो फैक्ट्री बना ली, और मालाबार में भी हम देख रहे हैं कि कोचीन, और इसी के पास है कन्नौर, ये भी डचों के व्यापारिक केंद्र है। 1690 ईस्वी में होलीकट के बाद नेगापट्टनम और कोरोमंडल तक पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया। तो ये किस चीज का व्यापार करते थे? मुख्यतः मसाला, नील, कच्चा रेशम, वस्त्र, अफीम, शोरा। डचों का व्यापार एक अलग सिस्टम पर आधारित था जिसे कहते हैं कार्टेल सिस्टम। कार्टेल, कार्टेल सिस्टम का मतलब होता है कोऑपरेशन, सहकारिता। सहकारिता सिस्टम क्या होता है? जैसे भारत में एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, अमूल। अमूल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अमूल कंपनी का कोई मालिक नहीं। अमूल कंपनी कभी भी शेयर मार्केट में नहीं आती। इसमें लगभग 53 लाख गुजरात के किसान अमूल कंपनी से जुड़े हुए हैं, और जितना अमूल कंपनी का प्रॉफिट होता है इन किसानों में बंट जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं सहकारिता। तो डचों की कंपनी भी इसी तरह से आधारित थी कार्टेल सिस्टम से। समझ गए? हेलो रश्मि, प्रशांत। अब इस पर प्रश्न कैसे आता है? कैसे आता है? इन दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए, डेट और कार्य। पोल नहीं आया, मैं रिफ्रेश करता हूं। असत्य कथन का चयन करें। पहली बार अकबर कैम्बे में पुर्तगालियों से मिला। अकबर द्वारा पुर्तगालियों से मुलाकातें उसके धर्म चर्चों के कारण होती रहीं। एक्वाविवा और मोन्सराट अकबर के निवेदन पर आगरा गए थे। अकबर ने 2 गोवा के पादरियों को दरबार में भेजने का निवेदन किया था। इसमें गलत क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? कालीकट, भड़ौच, कोचीन और माहे। हाफिज द्वारा जहांगीर को दिए गए उपहारों की कीमत कितनी थी? 4,000, 2,500, 6300, 7,000। हाँ जी, बताइए। मुगल पुर्तगाली संबंध व्यक्तिगत हितों पर आधारित था, दोनों पक्षों को सफलता नहीं मिल सकी। 4,000 नहीं होगा। पुर्तगाल अधिकृत स्थानों को क्रमानुसार लिखिए और इनमें से सही उत्तर चुनिए। हरमुज, मलक्का, कन्नूर, कोचीन। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं गई। पुर्तगाली भारत में अपने व्यापारिक उद्देश्यों की स्थिरता को लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं थे। वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की? गोवा, मडगांव, मैंगलोर, कालीकट। वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की, मडगांव की यात्रा नहीं की, भी क्यों होगा? जहाजों को उनके से सुमेलित कीजिए। फ्लोट शिप, फिटोरिया, बटेविया, ट्रांसपटम। लास्ट क्वेश्चन। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, क्षेत्रीय राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। जो पुर्तगालियों की बस्ती थी ना, उसको कहते हैं फितोरिया। उसको एक राज्य के रूप में स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली भारत में अपने व्यापारिक उद्देश्यों की स्थिरता को लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं थे। ये इसकी व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है? व्याख्या। अगर ये इसकी व्याख्या कर रहा है तो ए होगा।
17वीं शताब्दी से भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन थी? गरम मसाला, सूती वस्त्र, नील शोला। सूती वस्त्र 17वीं शताब्दी ही नहीं, हमेशा से भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तु थी। गरम मसाला भी था, लेकिन सूती वस्त्र जितना नहीं था। अब आते हैं आज के मूल मुद्दे पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में अंग्रेजी राज्य। अब आए हैं अंग्रेज। सबसे पहले भारत में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से रेड ड्रैगन नामक जहाज से गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उतरा। लेकिन यह कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री नहीं था। पहला अंग्रेज यात्री आया था 1597 में। उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। अब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन दोनों एक हो गए, विलय हो गया। और स्पेनी जहाज लगभग 1588 ईस्वी में जहाजी बेड़ा को कहते थे अल्मेडा, अंग्रेजों ने इसको हरा दिया। जॉन मिल्डन उसी विजयी जहाजी अंग्रेजी जहाजी बेड़े का नायक था। और इसी पराजय के बाद पुर्तगालियों का भारत से नियंत्रण समाप्त हो गया। फिर डच और अंग्रेज आए। ये जो व्यक्ति हैं, कौन है ये? हॉकिंस। और ये है इनका जहाज रेड ड्रैगन। खैर, अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना इसके पहले 1599 में ही हो चुकी थी। और इसका उद्देश्य पूरे भारत के साथ नहीं, सिर्फ पूरब के साथ व्यापार करना था। इसमें 21 व्यापारी थे। सॉरी, 21 नहीं, 217 व्यापारी थे। इसका नाम भी बहुत बड़ा था। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका नाम था। ये कैमरे के द्वारा ली गई फोटो नहीं है, ये पेंटिंग है। और रानी एलिजाबेथ इस कंपनी की हिस्सेदार थी। ये है एलिजाबेथ। पंद्रह सौ अंठावन से 1633 तक जिंदा रही है। लोगों का दिल दुखाती रही। बाद में इन्होंने 1600 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, तुम कभी गलत हो सकते, तुम सही हो लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। ऐसे फुटकर अंग्रेजों को गिनोगे तो बहुत सारे आए थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंपनी स्थापित करने आए हैं अंग्रेजों के प्रतिनिधि बनकर। पुर्तगालियों के साथ आए, इनके साथ आए, ऐसे बहुत सारे आए। अब उन्हीं को बताएंगे तो असली मुद्दे पे कब आएंगे। सिलेबस कैसे पूरा कराएंगे, तुम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। कहने को कहानियां बहुत हैं, एक ही जिंदगी है लेकिन जिंदगानियां बहुत हैं। दास्तानों में उलझना वक्त का तकाजा नहीं है। जून पास ही है, बहुत दूर नहीं। अप्रैल आ गया, मई जून।
तो अब सबके बारे में बताते चले तब तो हो गया। तो इसने क्या किया, 15 सालों के लिए पूरब के देशों के साथ व्यापार करने की उस कंपनी को अनुमति प्रदान की थी। अब इस अनुमति को कहते हैं चार्टर, चार्टर अधिनियम। अरे यार, नोटिफिकेशन आए चना है, जून में तो होना ही होना, इसमें कोई डाउट है? अब कंपनी को चलाने के लिए नोटिफिकेशन ना भी आए तो जून में होने में डाउट है क्या? ये मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए 26 मेंबर्स को मिलाया गया और इसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशक मंडल। ये पढ़ लो, यूजीसी नेट दिसंबर 21 और 22 जून होगी एक साथ। ये आईएम भोपाल की न्यूज है जो कभी सही नहीं होती, लेकिन इस बार सही होकर के दिखाएगी। इसके संपादक शूरमा भोपाली भाई ऐसे ही नहीं है। तो इसमें 26 लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको कहते हैं निदेशक मंडल। तो इनमें 2 वीआईपी थे, एक था निदेशक और दूसरा था उपनिदेशक, और बाकी मेंबर थे। तो पहली समुद्री यात्रा इन्होंने भारत की तरफ कर डाली 1601 से 3 में के बीच, इंडिया की तरफ बढ़ चले। लगान का गाना उस समय नहीं आया था, लेकिन गाते थे, कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो चले चलो, टूट गई जो खुल गई मुट्ठी, ऐसे ऐसे जो है ना। 1601। और इसी साल ये पहुंच गया इंडोनेशिया मसाले की खोज में। तो पश्चिमी तट पर भारत की सूरत बिगाड़ने आए थे, तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में ही खोली, व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री नहीं, व्यापारिक कोठी, गोडाउन। तो सूरत की भी अपनी कहानी है। 1688 ईस्वी में सूरत का गवर्नर था जॉन चाइल्ड। नाम तो था इसका चाइल्ड, लेकिन था अपने बाप का भी बाप। इसने मुगलों के जहाजों को पकड़ लिया। मक्का, मुगलों को मक्का जाने वाले जहाज सूरत से ही होकर जाते थे हज को, पकड़ के लगा गाने कितने चलिए। औरंगजेब को इसकी सूचना मिली, तो उसने सूरत, पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम की इनकी कोठियां छीन ली। तब इनको पता चला कि हमारी औकात क्या है। दौड़ गए, औरंगजेब का पैर पकड़े। औरंगजेब ने कहा कि मैं तो अपने बाप का भी नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा भाई? अंग्रेजों ने कहा, माई बाप, हमारे व्यापार से आखिर लाभ आप ही को तो हो रहा ना। औरंगजेब ने कहा, हाँ, मुगल साम्राज्य थोड़ा क्राइसिस में है, हमारे पापा ने तो सारा पैसा हमारी मम्मी का मजार बनवा दिया, ताजमहल, तो ऐसा करो 17,000 पाउंड दे दो और अपनी कोठी में चले जाओ। अंग्रेजों ने प्लेज लिया कि हम शपथ खाते हैं कि कभी इस प्रकार का काम भविष्य में नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था क्या करेंगे। व्यापारिक कोठी जो ये खोलते थे, ये कारखाना नहीं था, ये गोदाम था, लेकिन यहां से डर गए।
डर तो बहुत पहले से ही गया था। असल में ये बहुत पहले से ही राजनीतिक स्तर पर कनेक्शन बनाना चाहते थे। तो उस समय इंग्लैंड का राजा था जेम्स फर्स्ट। तो उसने पहली बार कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा और ये 1609 में चिट्ठी लेकर के जेम्स फर्स्ट का पहुंचा जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस को इसलिए भेजा कि ये तुर्की और फारसी दोनों बोलता था। जहांगीर को बड़ा अजीब लगा कि ये गोरी चमड़ी वाला फिरंगी तुर्की भी बोलता है, फारसी भी बोलता है। तो इसको 400 का मनसब दे दिया और खान की उपाधि दे दी, फिरंगी खान। सूरत में इसी ने कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त की थी, परमिशन तो ले लिया, लेकिन पुर्तगालियों को पता चल गया कि ये तो हमारा कंपटीटर पैदा हो रहा है। पुर्तगाली जाकर के पहुंच गए जहांगीर के पास, कहा आपको बंदूकें किसने दी थी, आपको गोले बारूद किसने दिए थे? हमने दिए थे। तो क्यों फिरंगी खान को आपने वहां कोठी बनाने की अनुमति दी? जहांगीर ने कहा अच्छा, लगता है मैंने कोई गलती कर दी। बेगम नूरजहां तुम बताओ, कोई गुस्ताखी हुई है? नूरजहां ने कहा हाँ, वो तो गई जहां। तो इन्होंने शोले की अमिताभ बच्चन की तरह पहला ऑर्डर कैंसिल कर दिया। 1611 में हॉकिंस ने अपना नाव मोड़ लिया इंग्लैंड की तरफ और इंग्लैंड पहुंच गए। जेम्स को समझाया कि ऐसा है मिस्टर जेम्स, हमारी वहां दाल नहीं गलने वाली। लेकिन जहांगीर को फिर समझाया गया कि मिस्टर जहांगीर, अरे हमारे घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे में किराएदार रहता है, 2000 रुपया भाड़ा देता है, दूसरे कमरे में दूसरा किराएदार रहेगा तो 2000 और भाड़ा देगा, 4000 भाड़ा हो गया ना। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती? जहांगीर ने कहा बेगम नूरजहां, क्या एक गुमास्ता सही कह रहा है? नूरजहां का लगता तो है जहां पना की सही कह रहा है। 1613 में इसने अंग्रेजों को फिर से अनुमति दे दी कि जाओ सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करो। 1613 में 1615 में जेम्स ने कंपनी की ओर से थॉमस रो को भेजा कि जाओ थोड़ा जहांपना को और कन्विंस करो। थॉमस रो आते ही रोने लगा, पीछे 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 घूमता रहता था जहांगीर के। 3 साल तक तो अजमेर में रहा उसके साथ, चादर ही चढ़ाता रहा। फिर जहांगीर मांडू गया, राजस्थान में मांडू चला गया, इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद चला गया। जहांगीर कहता मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इलाहाबाद में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, तुम हर जगह चले जाते हो पीछे पीछे, कोई प्राइवेसी नाम की चीज है मेरी कि नहीं? उन्होंने कहा कि ऐसा जहां पर ना हमको आपके उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको थोड़ा सा और कोठी वोठी बनाने की अनुमति दे दो ताकि हम व्यापार करें, हम व्यापारी लोग हैं। जहांगीर ने कहा दे दो भाई, इसको भी दे दो। बेगम ने हमको एक बार समझाया था। 1618 में रो को भी कोठियां स्थापित करने में सफलता मिल गई। बड़ा खुश होकर के ये 1619 में इंग्लैंड लौट गया। इसके बाद तो अंग्रेजों ने हाहाकार मचा दिया। 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां स्थापित कर ली और इन सारी कोठियों पर नियंत्रण था सूरत की कोठी का। सूरत की कोठी थी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। 1640 में इन्होंने एक शहर बनाया, मद्रास। और वहां किला बना दिया कि लड़ाई होगी तो किला हमारी रक्षा करेगा। उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोटो मैंने किला सेंट जॉर्ज। 1651 में इन्होंने हुगली में भी कोठी खोल ली, बंगाल में। उसके बाद तो कासिम बाजार, पटना, राजमहल, नाना प्रकार की फैक्ट्रियां खोली। औरंगजेब के पास चले जाते थे, खूब तारीफें करते थे। औरंगजेब खुश, कहा मेरे न बाप ने, न भाई ने, न बहन ने, न बेटों ने, न बीवी ने कभी इतनी तारीफ नहीं की। तुम लोग जब आते हो मेरी अंग्रेजी में तारीफ करते हो, गाली तो नहीं देते हो ना? नो नो मिस्टर मिस्टर बादशाह,
और ये तारीफ ही है ना वो, मतलब यस यस, अनडाउटेडली इट्स योर अप्रिशिएशन। ठीक है, तो अपने बेटों का ऐसा बेटा साफ सुझा, पहले तो सूजी भी शक्ल लेकर के मेरे सामने ना आया करो। और बंगाल में, पूरे बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया 1667। ये तो 1667 में किया था। इसके पहले ही 1661 में अंग्रेज का राजा था चार्ल्स सेकंड। इसने 1661 से एक नया आज्ञा पत्र जारी किया, चार्टर कहते आज्ञा पत्र। कहा कि ऐसा है, तुम भारत में सिक्के ढाल सकते हो, किला बना सकते हो, न्याय कर सकते हो, और युद्ध कर सकते हो, संधि कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो इसी की शादी हुई थी कैथरीन से, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। और इसको बंबई दहेज में मिल गया। तो इसको जब बंबई मिल गया तो इसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बंबई यहाँ। और 1669 में से शुरू हुआ और 1677 के बीच कंपनी का गवर्नर था गैरोल्ड अंगियार ने बंबई शहर की स्थापना की। बंबई शहर की स्थापना मतलब अंग्रेजों की बंबई बनाई जिसमें फैक्ट्रियां वगैरह थी। और 1687 में इस तरह से सूरत से हेडक्वार्टर ट्रांसफर करके लाया गया बंबई। तो यहां तक बात समझ में आई। ये शुरुआती स्थापना है भारत में कंपनी की। अब इन महापुरुषों और स्त्रियों के दर्शन भी करना आप चाहेंगे। ये है मिस्टर चाइल्ड, वेशभूषा और अपने बालों से लग रहे हैं वाइल्ड। नाम इनका है चाइल्ड। फ्रॉक पहने हैं, लेकिन इनके पुरुष होने पर कोई संशय नहीं है। इनको ही औरंगजेब ने झोंटा पकड़ के ठीक किया था। किस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? और ये हैं सर थॉमस रो। जब तलवार घर से भूल जाते थे तो मूछों से ही पूछ देते थे लोग। इनकी तलवारी मूछ है। और ये है पहली किलेबंदी जो की गई मद्रास की, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बारी है मैडम की। इन्हीं की शादी में मुंबई दहेज में दे दिया गया। ये फर्जी हीरो है इतिहास के, कैथरीन। फर्जी लोग ऐसे ही फोटो खिंचवाते हैं, और फर्जी लोग फोटो बहुत खिंचवाते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता है फोटो बड़ा बढ़िया बनवाते हैं। हाँ, जब चोरी चकारी लूट मार करके कपड़े बनवाने हैं तो भारी भरकम ही बनेंगे। अपने पैसे कमा करके बनवाने हो तब आदमी सोचता है।
17वीं शताब्दी के दौरान नौ बाह्य संबंधों को बढ़ते हुए महत्व द्वारा प्रेरित आर्थिक वृद्धि मुगल भारत और प्रारंभिक आधुनिक युगों के बीच खड़ी। ये तो क्वेश्चन हमको ही नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इसको। तो अगली कहानी है वॉइस प्रॉब्लम क्यों लिख रहे हो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या इश्यू है? रेज हैंड करके मुझे बताओ। तो बीच में ऐसे कमेंट ना करो ना, फिर तुम्हारे नेटवर्क का इशू होगा और ये चीज मुझे हतोत्साहित करती है। मैं अपने पूरे फुल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, आपको आवाज ही नहीं आ रही है, फिर फायदा क्या? तो ये कहानी है 1690 की घटना, और उसमें बंगाल का नवाब था इब्राहिम खां। इसने जॉब चारनाक को इनवाइट किया बंगाल में कि मैंने सुना है आप बड़ा पैसा कमा करके देते हैं, तो यहाँ भी कोठी स्थापित करिए। और चारनाक ने भी बंगाल में एक गांव था सूतानाती, यहां पर एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। लेकिन सूतानाती के बगल में एक जिला है वर्धमान। वर्धमान जिले के जमींदार थे शोभा सिंह, इन्होंने बगावत कर दी कि हम अंग्रेजों को यहां नहीं टिकने देंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने अनुमति ले ली सूतानाती की किलेबंदी करने की, और ये लॉजिकल भी था उस बगावती इलाके में। बंगाल का सूबेदार था अजीम उस शाह। इसने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी दे दी। वो 3 गांव थे कालीकाता, सूतानाती तो था ही, एक गोविंदपुर। और इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को देने पड़ते थे मात्र 1200 रुपए। 1200 रुपए में 3 गांव। तो ये तीनों गांव व्यापारिक हब के रूप में निर्मित हुए और आगे चल करके 3 गांव एक शहर बन गए, और इस शहर का नाम पड़ा कलकत्ता, कालीकाता गांव के नाम पे। सूतानाती की ये जो किलेबंदी की गई थी, जो मैंने यहाँ किला बनाया आपको दिखाया, इसी किले का नाम रख दिया गया फोर्ट विलियम। और इस किले के पहले प्रेसिडेंट बने चार्ल्स आयर। इस तरह से कंपनी ने शुरुआत के 80 साल में ही भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों पर अपना अधिकार जमा लिया, एक बंबई, दूसरा मद्रास और तीसरा कलकत्ता। औरंगजेब की मौत हुई 1707 में, और उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, बहुत स्पीड से। इसका अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। 1715 ईस्वी में कंपनी ने एक नया दल भेजा मुगल दरबार में, जॉन सरमन की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य था मुगल भारत में विशेषाधिकार करना, विशेषाधिकार प्राप्त करना, और कलकत्ता के आसपास 38 गांव थे, इनकी भी जमींदारी प्राप्त करना। आप लगेगा कि शुरू शुरू में कलकत्ता जो बना था कैसा दिखता होगा। ऐसा है, ऐसे डेवलप किया अंग्रेजों।
खूबसूरत बनाया। अच्छा, ये खूबसूरती क्यों आ रही है? क्योंकि इनका काम निर्माण का नहीं है, इनका काम केवल बुद्धि लगा के लूट-खसोट का है। ये बढ़िया सर्वेंट क्वार्टर बनाना, गोदाम बनाना। एक किसान का घर देखोगे जो खेती करता है, उसका घर हमेशा अस्त-व्यस्त रहता है। किसान का घर कभी ठीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्था बनाने की फुर्सत नहीं, प्रोडक्शन में लगा हुआ है। लेकिन एक दुकानदार की दुकान बड़ी ही मैनेज्ड होती है। तो दुकानदार का काम क्या है? उधर का माल यहाँ का माल वहाँ। प्रोडक्शन थोड़ी ना करना उसको। सजा के सामान को आकर्षक ढंग से दिख रखना है, उसको बेचना है, प्रेजेंटेबल बनाना है। तो ये सब जो व्यवस्था दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये उसी वजह से। इनको अपनी मेहनत नहीं करनी थी, बस लूटना, खसोटना, कूड़ा-गड़त लगाना, दिमाग लगाना, चोरी-चकारी वाला काम था। अब जो वस्तुतः चोर होता है, वो अपने घर-वर को बड़ा बढ़िया बना के रखता है, दिखाने के लिए। जैसे जो जितना भ्रष्टाचारी होता है, उसका कुर्ता उतना ही सफेद होता है, देखा ना? जितना भ्रष्टाचारी होता है, कुर्ते पे भी दाग नहीं, एकदम सफेद। तो जितना सफेद कुर्ता पहने, समझ लो मामला गड़बड़ है। इसीलिए अनअकैडमी का टी-शर्ट ब्लैक। सिर्फ यहाँ सफेद ही दिख रही है। यहाँ। मुझे इनसे बड़ी नफरत है, इनके कामों से। जो इतिहास ठीक से पढ़ लेगा, वो इनसे बड़ा नफरत करेगा। तो आपको क्रमशः पता चलेगा कि इनके वैल्यूज क्या हैं, इनकी तिकड़म क्या है। तो जॉन सरमन के साथ जो इन्होंने शिष्टमंडल भेजा था, उसमें एक डॉक्टर भी था। उसका डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन। तो इन हैमिल्टन को पता था कि उसमें जो मुगल सम्राट हैं फर्रुखसियर, इनको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इसका इन्होंने इलाज कर दिया और सम्राट प्रसन्न हो गए। तो सम्राट ने खुश होकर के 1717 ईस्वी में कंपनी को कहा कि बंगाल में तो आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चुंगी और टैक्स फ्री कर दिया इनको। और कलकत्ता और मद्रास के आसपास के कुछ गांव गिफ्ट भी कर दिए फर्रुखसियर ने। इसमें सबसे बड़ा काम यह हुआ कि कंपनी द्वारा बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। ये जो सिक्कों को मान्यता मिल गई, ये एक तरह से उनको राजनीतिक वर्चस्व का गेटवे मिल गया। सिक्कों को मान्यता मिल गई। तो ये सिक्कों को मान्यता देना यानी इनके राजनीतिक वर्चस्व को मान्यता देना। इस फरमान को कहा गया है कंपनी का महाअधिकार पत्र।
यानी कंपनी का मैग्ना कार्टा, जो कि फर्रुख शेयर ने दिया। नहीं, अंग्रेज कौन होते हैं गेटवे देने वाले? अंग्रेज तो बस कह रहे थे हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आपको मौका मिलता है वो करने का तो कर लो। मैग्ना कार्टा। अब इस फरमान से कंपनी की स्थिति और भी मजबूत हुई और भारत के एक बड़े भूभाग पर इनका अधिकार हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो यहां तक की यात्रा कंपनी की सभी को समझ में आ गई। ये है मिस्टर हैमिल्टन जो रूठे हुए हैं, और ये नीचे वाले हैं फर्रुख शेयर। ये है कंपनी के सिक्के, हालांकि काफी बाद के सिक्के, और उस पर विलियम की फोटो बनी हुई है। क्या मैग्ना कार्टा फिर से बता दूं? सबसे पहले तो ये है कि मैग्ना कार्टा होता क्या है, ये जानते हैं आप लोग? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का पहला कानून है जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी हुआ था लैटिन भाषा में, और इसमें इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को अधिकार दिया था, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का वचन दिया था और स्वीकार किया था कि उनकी इच्छा कानून की सीमा में बधी रहेगी। मैग्ना कार्टा ने राजा की प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। इसमें एक आपने सुना होगा हेबस कार्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को अब जबरदस्ती अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है तो उसको सामने लाना होगा। इसी पे वो मूवी बनी है एक, जॉनी LLB 2 या 1। तो जब कभी अधिकार पत्र की बात आती है जो एक माइलस्टोन है, उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये भी एक मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा का मतलब ये है कि एक ऐसा अधिकार दे दिया गया अंग्रेजों को, सुप्रीम अथॉरिटी द्वारा, हायर अथॉरिटी द्वारा लोअर अथॉरिटी को एक अधिकार दिया गया जिससे वो अपनी स्थिति को यहाँ पे कानूनी रूप से मजबूत कर पाए। अधिकार दो तरह के होते हैं। पहला अधिकार है चल कुछ नहीं, चलो MP साहब के बेटे हैं, कर लो जो करना है। MP साहब के विधायक जी के ये भाई हैं, ये मैग्ना कार्टा नहीं है। संविधान में संशोधन करके स्थायी अधिकार देना, ये मैग्ना कार्टा। समझ गए? क्योंकि फिर वो कम बैक नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार जो दे दिया उसको वापस नहीं ले सकते। इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है, साथ साथ पैरेलली कहानी शुरू हो जाती है डेनिस डेन्स। ये डेनमार्क आपको वर्ल्ड मैप में दिख रहा होगा। यहां से यात्री आए, व्यापारी आए भारत में थोड़े समय के लिए। इन्होंने कोई स्थायी प्रभाव भारतीय राजनीति में नहीं छोड़ा, लेकिन आए थे। एक जारी होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें डेनमार्क ये हमेशा ही नंबर 1 पे रहता है, आज भी। मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा नंबर 1 क्यों रहता है। अब आप देख रहे हो ये है उत्तरी ध्रुव के पास, यहाँ हमेशा ठंडी रहती है, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाली हालत। इतनी ठंडी रहती है कि ना क्रिमिनल वहां पहुंच पाते हैं, ना बीमारियां वहां पहुंच पाती हैं, ना पॉपुलेशन ग्रो कर पाती है। सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। 1000 लोग के रिसोर्सेज में 4 लोग जब रहेंगे तो हैप्पी ही रहेंगे। अब भारत उष्ण कटिबंधीय है, भारत में स्थिति नहीं हो सकती। यहाँ तो 4 के संसाधन है और 40 पैदा होकर खड़े। लोग यहाँ अब तो आज के वातावरण में बड़े आसानी से रह रहे हैं। उन्होंने सेंट्रली एयर कंडीशन शहर बना लिए हैं, एक शहर में 40-50 लोग रहते हैं, पैसा खूब है। क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए खेती की जरूरत थोड़ी ना, खेत जोतोगे तभी पैसा होगा। ऑनलाइन पैसे कमाओ।
क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। ये क्या भाई? तुमने मेरे भूगोल के ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सॉरी, डेनमार्क, हालांकि इसमें भी वही है जो आपने मुझे दिखाया है, लेकिन इतना क्षुद्र है कि मैं समझा कि वो है। डेनमार्क यहाँ पे है। ये भी कलर है तो मुझे लगा कि ये होगा। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स इनका ही है, ठीक। ये हैप्पी है। खैर, मूल मुद्दा क्या है? देखो, इतिहास के शिक्षक को भूगोल में, अच्छा ये भी सही है, ये इसका उपनिवेश था। चलो, मेरी रही से इज्जत बचा ली प्रशांत ने। अभी भी है। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी आए 1616 ईस्वी में, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर में स्थापित की। तंजावुर। दूसरी फैक्ट्री इनकी थी श्रीरामपुर, बंगाल में, 1676 में। 25 वर्षों तक व्यापार किया, लेकिन अंग्रेजों ने इनको टिकने नहीं दिया। व्यापार में घाटा घाटा होता रहा। 1745 तक ये पस्त हो गए और औने पौने दाम में अपनी सारी फैक्ट्रियां बेची अंग्रेजों को और भाग गए यहाँ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेनिश सेटलमेंट भारत में 3-4 जगहों पे ही था, ज्यादा नहीं था, जैसे इस मैप में आपको दिख रहा होगा। श्रीरामपुर, पिपली, ट्रावनकोर, ये सब अंडमान निकोबार में भी। श्रीरामपुर यहाँ, बालासोर। ट्रेडिंग पोस्ट, फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स। सेटलमेंट केवल यही दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पे विदेशी छाए हुए, चप्पा चप्पा विदेशी छाए हुए। कोई जगह नहीं है जहां विदेशी नहीं है। सब तरफ से एक दीमक की तरह चाल दिया भारत को। इसके बाद बारी आती है फ्रांसीसियों की। ये है विश्व मानचित्र में फ्रांसीसियों की स्थिति। ये है फ्रांस, इसके बगल में ही है इंग्लैंड, यहाँ है पुर्तगाल, ये है इटली, ये है जर्मनी, ऐसे ही है। तो जहां इंग्लैंड जाता है वहां पीछे पीछे फ्रांस जरूर आता है। सबसे अंत में आए ये भारत में, क्योंकि इनको महसूस ही बाद में हुआ कि भारत से व्यापार होना चाहिए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू, कोलबर्ट, इन्होंने महसूस किया कि पूरब से व्यापार होना चाहिए। ये कोलबर्ट बड़ा चालू आइटम था, ये सम्राट लुई 14वें का मंत्री था, और इसी के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका फ्रांसीसी नाम है कंपनीज डी इंडेस ओरिएंटलेश। कंपनीज डी इंडेस ओरिएंटलेश। इस पर फ्रांसीसियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और सबसे पहले ये भारत में पहुंचे, ये भी सूरत में पहुंचे। पहली फैक्ट्री इन्होंने भी सूरत में स्थापित की। सूरत ने पता नहीं किसका क्या बिगाड़ा, नाम ही उसका सूरत, एकता वहीं की रहने वाली। 1667 में फ्रांसिस कैरोन, इसको फ्रांके कैरो भी कहते हैं, इनकी अध्यक्षता में एक अभियान दल पहुंचा सूरत, और इसके साथ ईरान का एक हरकारा भी था, उसका नाम था मरकारा।
और 1668 में यानी अगले ही साल इसने पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया 1669 ईस्वी में, और मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरा कारखाना डाल दिया। यह है सूरत, और नीचे वाले मैप में आपको दिख रहा होगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा में ही था। 1669 में दूसरा कारखाना डाल दिया, और दोनों की जिम्मेदारी सौंप दी फ्रांसिस मार्टिन को। मार्टिन पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति के विस्तार के बारे में सोचा, और सबसे पहले तंजावुर के शासक से इन्होंने मद्रास के निकट सेंट थॉम को जीता। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक नई कहानी चल रही थी डचों की। डच भी नजर गड़ाए हुए थे। सेंट थॉमी को जीतने के बाद डचों ने अटैक कर दिया फ्रांसीसियों पर। इसका सेनापति था फ्रांसीसियों का जल सेनापति, उसका नाम था डीला, था भी ढीला ढाला। गोलकुंडा के सुल्तान को डचों ने भड़काया कि आपने क्या कर दिया। गोलकुंडा के सुल्तान को बात समझ में आया। गोलकुंडा और डच की संयुक्त सेनाओं ने फ्रेंच सेनाओं को हराया, और इस तरह से सेंट थॉमी को थाम लिया डचों ने। फ्रांसिस मार्टिन ने एक और कोशिश की। मद्रास के निकट एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। इसी गांव को डेवलप किया फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी के नाम से। 1674 ईस्वी तक ये पूरी तरह से किलेबंद था, और 1701 ईस्वी में पूर्वी फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र इसको बनाया गया। इसीलिए फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये फ्रांसीसियों की शुरुआत थी। ये है पौंडीचेरी, और भी जगह है जहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज के सत्र कहीं पे विराम देते हैं, यहाँ से आगे कल चलेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ये कंटिन्यू करेंगे कल। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। सुमन फर्स्ट, गुड़िया सेकंड, शिल्पा थर्ड, सृष्टि फोर्थ, पुष्पा, समृद्धि, छवि, एकता, विजेंद्र, ज्योति। तो आशा ही नहीं अपित विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्रमशः इन घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है। और मिलते हैं 9 बजे अगली क्लास में, पेपर 1 की क्लास में, जो हायर एजुकेशन की है। सभी लोगों ने ज्वाइन करना है। तब तक सभी को बाय।